और ये जो प्लस वी है, दिस इज प्लस वीसीसी एंड दिस इज माइनस वीसीसी। राइट, अब इसमें ये वाली बात हो गई कि इन दोनों वोल्टेजेस के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस जो है वो एम्पलीफाई होगा एट द आउटपुट। ठीक, अच्छा, फिर है जी इसका एक और कि ये जो है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, क्योंकि एम्पलीफायर का मतलब ही ये है कि उसका हाई गेन होना चाहिए है, इसका बहुत हाई गेन होता है। ठीक है, मतलब अगर आइडियली हम बात करें तो वो बेसिकली होता है कि ऑलमोस्ट इन्फिनिट इन द आइडियल केस। और ये देखें वी आउट जो है बेसिकली ए क्या होता है, जो एम्पलीफायर गेन जो होगा, दिस इज द गेन। So the gain is always a ratio of the output voltage to the input voltage, and the input voltage is not only one voltage, it is the difference of the two voltages. ये इसका गेन है। और अगर हम वी आउट देखना चाहें तो वी आउट विल बी इक्वल टू ए टाइम्स वी वन माइनस वी टू और वी डी। ठीक है, और ओपन लूप ये होगा, ओपन लूप का ये मतलब है कि इसको कोई भी फीडबैक जो है वो यहां से नहीं मिल रहा है, फ्रॉम द आउटपुट टू द इनपुट कुछ नहीं जा रहा। जिस तरह से ये है बगैर आउटपुट के वापस आए हुए या पोर्शन ऑफ द आउटपुट व्हेन दैट इज नॉट फेड बैक or given back to the input, either to the positive terminal or to the negative terminal, so that is called the open loop. और ये जो हम गेन की बात कर रहे हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किया है विच इज वेरी हाई, सो दिस इज बेसिकली द ओपन लूप गेन जब फीडबैक नहीं होता। फीडबैक भी हम आगे देखते हैं। और ये देखें इसको हम यूज किस तरह से करते हैं कि अगर हम इसको ये एक ओपन लूप की समझ नहीं आई मैम। अभी आगे आती है नूर रहमान, ये आगे मैं बता रही हूँ। अच्छा, काफी डिटेल में मैंने ओपन लूप करवाया हुआ है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आए तो फिर हम वापस आके कर ठीक लेंगे है। इसको। अच्छा, फिर देखें कि यहाँ पे या आप प्लस टर्मिनल को वोल्टेज दे सकते हैं और दूसरे को ग्राउंड कर सकते हैं, या दोनों पे दे सकते हैं, या फिर आप इस पे इसको ग्राउंड कर सकते हैं और इस पे भी वोल्टेज दे सकते हैं। अगर आपने प्लस टर्मिनल पे वोल्टेज दी है तो आपके पास जो वोल्टेज है वो ये आएगी। क्यों? क्योंकि आपका ये जो V2 है ये माइनस हो जाएगा, तो अब वी आउट क्या आ जाएगा, A टाइम्स V1। ठीक है, ये आपके पास वी आउट आ गया। अगर आप इस पे देते हैं, ये प्लस पे दे रहे हैं और इसको ग्राउंड कर रहे हैं, और दूसरे ये देखें ये वोल्टेज जो है ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है और ये आके तो मैग्नीफाई हो रही है। ठीक है, ये एम्पलीफाई हो रही है, और प्लस दिस इज इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। इनका फेज सेम है। फेज का क्या मतलब हुआ कि ये इन्वर्ट नहीं हो रही, सिमिलर डायरेक्शन में, सिमिलर फेज में ये वाली जो एम्पलीफिकेशन है वो हो रही है कि इसका एंगल और इसका एंगल जो है वो सेम है। नेक्स्ट में ये जो है दिस इज व्हेन यू प्रोवाइड द वोल्टेज एट द नेगेटिव टर्मिनल और दूसरे को आप ग्राउंड कर रहे हैं। तो अब देखें आपका वी आउट क्या बनेगा, इट विल बी माइनस ए वी टू। ये कैसे, V1 is 0, ये वाला, this is 0, so what are you left with, minus V2 into A, ये वाला माइनस AV2 और माइनस V2 into A, ये आपके पास आउटपुट आ जाएगा। और यहां पर आप जब इनपुट वोल्टेज देंगे तो वो एम्पलीफाई होकर आएगी, लेकिन वो आउट ऑफ फेज होगी, 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा उसमें। ये देखें, ये इनपुट वोल्टेज आ रही है और ये जो है ये आ रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये पॉजिटिव साइकिल था तो ये नेगेटिव साइकिल से स्टार्ट होगा, इनवर्स हो रहा है। ये यहां पर ये वो वाली कैलकुलेशन भी हुई है कि V1 इज 0
and minus V2, so you get minus V2. This is the VD, this is the difference of the two voltages. And when you multiply the difference of the two voltages with the gain, that gives you the output. ये एक फॉर्म है कि ये दिया हुआ है VD. VD is the difference of the two voltages, V1 और V2. और इसका जो मतलब इस पे ये है कि दोनों पे जो वोल्टेजेस आपने अप्लाई की हुई है, 1 पे भी की हुई है और 2 पर भी की हुई है. पहले हमने क्या किया कि हमने नॉन इन्वर्टिंग पे वोल्टेज दिए और इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया. फिर हमने, और हमारे पास आया AV1. फिर हमने नेगेटिव पे वोल्टेज दिए और पॉजिटिव को हमने ग्राउंड किया है. हमारे पास आया आउटपुट वोल्टेज आई माइनस AV2. अब हमने दोनों पे वोल्टेज दिए तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड AVD, द डिफरेंस वोल्टेज, एंड दैट इज एम्पलीफाइड. ठीक है मैम? ये जी मैम, ये नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग का यहाँ पे क्या मतलब होगा? मतलब कैसे? इन्वर्ट मतलब आउट ऑफ फेज और इन फेज, 180 डिग्री शिफ्ट, और जो दूसरा है वो 0 डिग्रीज का. ये देखें, ये जो आपको वो नजर आ रही है आउटपुट, ये पहले नेगेटिव की तरफ जाएगी फिर पॉजिटिव की तरफ जाएगी. ये पहले पॉजिटिव की तरफ जाएगी फिर नेगेटिव की तरफ जाएगी. ये इन्वर्ट हो जाती है. दिस इज इन्वर्टेड. ये पॉजिटिव हाफ, ठीक है. और जो ये देखिए, ये वाला जो है ये इन फेज है, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन एम्पलीफाइड दोनों सूरतों में है और फ्रीक्वेंसी इज नॉट ऑल्टर्ड. ठीक है. यस मैम. अच्छा जी, ये है जी इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऑप एम्प का. मतलब क्या हुआ कि इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होगा. ये सब कुछ जो है ये ऑप एम्प के अंदर की बातें हैं, उसके अंदर जो जो कुछ है वो. ठीक है. बाहर तो जो कुछ हम देंगे वो तो डिफरेंट है, लेकिन जो इसके अंदर है उसकी बातें हैं कि RI इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द internal input resistance of the op amp, internal output resistance of the op amp. फिर ये जो है this is the gain of the op amp. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं. ठीक है. और दो केसेस होते हैं, जिस तरह डायोड के लिए भी हमने कहा था कि एक आइडियल डायोड और एक सिलिकॉन डायोड, इसी तरह से there is an ideal operational amplifier and a practical operational amplifier. Ideally हम उसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और प्रैक्टिकली कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी स्टडी करेंगे. Is it clear? Is this clear? हेलो, यहाँ तक बात? यस मैम. अब देखें जी. जी बोले मैम. ये जो है इसकी जो अंदर के वो ये RI RO मैम, इन सब की समझ नहीं आ रही. ये भी आएगी ना, अभी एक मिनट. ये तो सिर्फ इसका इक्विवेलेंट सर्किट मौजूद है और आगे हम इसकी एक एक ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अभी हम स्टडी करते जाते हैं. ठीक है. यस मैम. अच्छा, फिर ये देखें कि यहाँ पर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसको इतना ज्यादा हाई होना चाहिए, इतना ज्यादा हाई होना चाहिए है कि यहाँ पर कोई करंट ना हो. जब यहाँ पर कोई करंट पास नहीं कर सकेगा तो ये जो सोर्स वोल्टेजेस हैं, दोनों सोर्स वोल्टेजेस, यहाँ पर कोई भी करंट वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो सकेगा. करंट ही नहीं है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा. तो जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी V1 और V2, तो उनका एग्जैक्ट डिफरेंस जो है विदाउट एनी ड्रॉप एट दीज सोर्सेस, तो वो हमारे पास एग्जैक्टली वो आ जाएगा. ठीक है, ये बात समझ आइए. दिस शुड बी इन्फिनिट आइडियल केस में.
तो इन्फिनिट का मतलब क्या हुआ? इफ आर आई इज इन्फिनिट, अगर ये बहुत हाई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये ओपन हो गया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस मींस कि वहां पर करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर सकेगा। मैम तो बस सर्किट को ओपन कर दे, अगर आप कह रही है कि इसका मतलब यही है। नहीं, लेकिन अगर हम इसको ओपन कर दें तो फिर यहां से फिर ये वोल्टेजेस का हम क्या करेंगे? ये ओपन नहीं, मतलब इसका रेजिस्टेंस इतना हाई होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कि वो करंट फ्लो हाँ जी, कि इसके दरमियान में करंट फ्लो ना करे इन दो वोल्टेजेस के बीच में। बाकी तो करेगा, यहां पर ना आए ताकि कोई ड्रॉप ना आए। ये आगे मैंने और भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। और मैंने वो कुछ नोट्स से फॉर्म में वो भी बनाए हुए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से जो आर नॉट है वो देखें, ये इसके साथ ऐसे आ रहा है यूं सीरीज में, ये इसको इतना कम होना चाहिए, इतना कम होना चाहिए कि जितना भी गेन है, जितना भी जो आउटपुट है वो सारा का सारा यहाँ पर जो लोड रेजिस्टर होगा वहां पर या वी आउट में आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो आउटपुट है वो वी आउट में आए, कुछ यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ना हो, ये इतना कम रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इनपुट का हाई होना चाहिए और आउटपुट का कम होना चाहिए, ताकि सारा का सारा जो वोल्टेज है या जो भी एम्पलीफिकेशन है वो सारी की सारी आपकी अपेयर हो अक्रॉस वी आउट। ये आर एल के अक्रॉस फिर उसको अपेयर होना चाहिए या इस पॉइंट पे अपेयर होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज आर आई शुड बी इंफिनिट एंड आर नॉट शुड बी जीरो। अब ये जो हम कहते हैं कि ए इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, सो द गेन ऑफ द एम्पलीफायर शुड बी वेरी हाई। इसको हाई रखेंगे तो जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस होता है वो यूजुअली बहुत कम होता है, मिली वोल्ट्स में होता है, माइक्रो वोल्ट्स में होता है, क्योंकि आपके जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जैसे वॉइस सिग्नल हो गया, साउंड सिग्नल हो गया, तो ये सिग्नल बहुत कम वोल्टेज में होते हैं, तो उनको एम्पलीफाई करने के लिए हमें इस गेन को ज्यादा रखना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो आउटपुट पे है, फॉर एग्जाम्पल हम माइक से कुछ सिग्नल्स जो हैं वो भेजना चाह रहे हैं और फिर हम उनको अपेयर करवाना चाह रहे हैं एट द स्पीकर। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पीकर, तो स्पीकर तक जाने के लिए वो मिली वोल्ट्स और माइक्रो वोल्ट्स जो होंगे वो तो वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, और अगर पहुंचेंगे भी तो वो बहुत फीबल होंगे, आपको आवाज ही नहीं आएगी। तो उनको हमें इतना एम्पलीफाई कम से कम करवाना पड़ता है कि उनको हम वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दें, ताकि वो अगर स्पीकर लगा हुआ है तो उस तक हमें पहुंच के तो हमें सुनाई दे सकें। उसके लिए हमने मिली वोल्ट्स या माइक्रो वोल्ट्स के जो इनपुट सिग्नल्स हैं, जो वॉइस सिग्नल्स हैं, साउंड सिग्नल्स हैं, उनको बहुत हाई करने के लिए, उनको एम्पलीफाई करने के लिए वी नीड हायर गेन। आपको याद है जिस तरह से हमने बीजेटी में पढ़ा था कि बीजेटी में बहुत हाई गेन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, बहुत हाई गेन जो आता है, तो इसी तरह से यहां पर भी चूंकि दिस इज एन एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर का जो गेन है उसको काफी हाई होना चाहिए है। ये देखें, इट शुड बी प्रिटी हाई। ये मैं आइडियल बातें कर रही हूं, बिल्कुल आइडियल। प्रैक्टिकल के लिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, एक्चुअली क्या एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इन द आइडियल केस दिस शुड बी वेरी हाई, इतना हाई कि वो इन्फिनिट लगे, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, इंफिनिटी इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर हम कुछ वैल्यूज हैं वो आपने देखनी होंगी कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल केसेस में हो सकती हैं। और एक चीज और है, एंड दैट इज द बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ मींस कि जो फ्रीक्वेंसी है, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी को ये
कैटर करे, हर किस्म की फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें से पास कर सके और हर किस्म की फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज को ये एम्पलीफाई कर सके। तो वो भी बैंडविड्थ मतलब विड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी के बैंड होता है ना, ये आपको पता है ना, बैंडविड्थ जिसको कहते हैं कि कितना, कौन सी फ्रीक्वेंसी से लेकर कौन सी फ्रीक्वेंसी तक ये एम्पलीफाई कर सकेगा। वो भी इन्फिनिट होना चाहिए, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक उसको जाना चाहिए, मतलब इन्फिनिट बैंडविड्थ होनी चाहिए। विड्थ ऑफ द बैंड्स, विड्थ ऑफ द फ्रीक्वेंसी, नॉट एग्जैक्टली द फ्रीक्वेंसी बट अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो तमाम की तमाम मतलब बैंडविड्थ का इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि तमाम की तमाम वोल्टेजेस, सॉरी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इसमें शामिल होनी चाहिए, सब की सब फ्रीक्वेंसीज, 1 से लेकर उससे ऊपर सब की सब फ्रीक्वेंसीज इसमें शामिल होनी चाहिए। तो अब सब की सब जो है, अगर कोई इन्फिनिट फ्रीक्वेंसी है तो वो भी बीच में शामिल हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि इसको हर किस्म की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करना चाहिए, मतलब उस पर जो भी वोल्टेज होगी उसको एम्पलीफाई करना चाहिए। प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल इन्फिनिट। ये सब हम आइडियल की बातें कर रहे हैं। मैम फिर उसके बाद मैम तो कोई रेंज नहीं होगा कि मतलब सिर्फ इस रेंज में है फ्रीक्वेंसी पे होगा है या है फरियाल, ये सब हम आइडियल की बातें कर रहे हैं। आइडियल एक दफा हम, आइडियल में तो ये होता है ना, जैसे जो सिलिकॉन जो डायोड है उसका जो जंक्शन पोटेंशियल है वो बिल्कुल 0 होता है। लेकिन जब हम सिलिकॉन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, जब हम जर्मेनियम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आइडियल केस में होना ऐसा चाहिए है। आइडियल मीन्स कि इट शुड बी लाइक दिस, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो हम प्रैक्टिकल के लिए, ये प्रैक्टिकल की वैल्यूज भी मैंने साथ में ये एंटर कर दी हुई हैं। ठीक है, ये हैं, ये अभी हम उस तक पहुंचते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ। इज दिस क्लियर? यहां तक बात क्लियर? ये सिर्फ हम आइडियल की बातें कर रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या क्या इनकी रेंज है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आती हैं। ठीक है, अब स्ल्यू रेट जो है, स्ल्यू रेट ये होता है कि जब भी जो इनपुट आ रही है उसको आउटपुट जो है वो कितनी जल्दी उसके मैक्सिमम तक पहुंचाता है। जितना भी मतलब उससे एम्पलीफाई करके जो हमें आउटपुट देना है वो कितनी जल्दी हमें देता है। इन सब की मैंने डेफिनेशंस भी आगे ऐड कर दी हुई हैं, अगली स्लाइड्स में भी आ रही हैं। और CMRR, CMRR जो है, this is basically the common mode rejection ratio। ये है बेसिकली कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। मतलब ये कि जो भी सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अगर यहां पर आती हैं एट द इनपुट, सिमिलर फ्रीक्वेंसीज अगर यहां आती हैं तो वो जो है वो सारी की सारी इसमें से खत्म हो जाएं, वो इसमें से रिजेक्ट हो जाएं। कॉमन mode, common frequencies, common signals, they should be rejected by this ratio, common mode rejection ratio। तो ये आगे जब आएगा और इसकी डेफिनेशन भी है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है नेक्स्ट स्लाइड्स में, तो ये आपको वहां पर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये स्लू रेट जो है ये भी इन्फिनिट होना चाहिए। CMRR जो है ये भी इन्फिनिट होना चाहिए है, आइडियल स्पीकिंग। बाकी जो है वो फिर इनकी वैल्यूज जो हैं वो आती हैं आगे। ये जो है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर एक दफा लिख दी है। ये आइडियल हैं, इनकी वैल्यूज अभी मैं ऐड कर देती हूँ। इन्फिनिट बैंडविड्थ और स्लू रेट ये भी इन्फिनिट होंगी, और इन्फिनिट CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये जी अब हम बात करते हैं इसकी ऑप एम्प पे। ये प्रैक्टिकल है, आइडियल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस प्रैक्टिकल ऑप एम्प कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आइडियली तो RI को इन्फिनिट होना चाहिए, यही अभी हमने डिस्कस किया है। लेकिन जो प्रैक्टिकल है, जो हाईएस्ट पॉसिबल है, दैट इज 1 मेगा ओम। दिस शुड बी इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये होगा
तो यहाँ पर बहुत ही कम जो है वो करंट ड्रॉ होगा, जो कि इनपुट वोल्टेजेस को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर आर नॉट इज इक्वल टू जीरो। आर नॉट मीन्स इट शुड बी द आउटपुट इम्पिडेंस और द आउटपुट रेजिस्टेंस जो है दैट शुड बी जीरो ideally, but practically that lies in the range of 10 to 100 ohms. Similarly, the infinite loop open loop gain should be like it should be a should be infinite. तो इन्फिनिट का मतलब ये है कि ये आइडियल के लिए है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो मिली वोल्ट्स या माइक्रो वोल्ट्स होते हैं तो उनको कम से कम 10 into 5 या 10 into 6 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब कहीं जाके वो वोल्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और ये एक ऑफसेट वोल्टेज है, ये आगे आ रहा है, मैं उसमें आपको ये वाली बात समझाती हूँ कि इनपुट पे ये वहां पर मैं आपको ज्यादा क्लियरली समझा सकूंगी विद द एग्जांपल। और बैंडविड्थ का जिस तरह से हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंसीज को तकरीबन 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी तक उनको उनके एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई कर सके। और स्लू रेट जो है वो होता है 1 से लेकर 100 वोल्ट्स पर माइक्रोसेकेंड, कि ये कितना आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर कितना एफिशिएंट है और कितनी जल्दी वो आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये वाला कहलाता है स्लू रेट। और जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, आइडियल केस में इट शुड बी इन्फिनिट, बट in the practical case this should also be similar to the open loop gain, क्योंकि ये बेसिकली होता है AD divided by like the open loop gain AOL divided by ACM, the gain at the common mode operation. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ये है CMRR AD. AD is this gain, the open loop gain, the gain of the amplifier when two different voltages are provided, and AC or ACM is the voltage gain when two similar voltages are applied. तो AD डिवाइडेड बाय AC जो है ये आपको फिर इन्फिनिट देता है, या जो कि ये होता है ये वाला दे रहा होता है, क्योंकि हमने ये कहा है कि ये जो आपका जो गेन है दैट इज इन्फिनिट। तो इन्फिनिट डिवाइडेड बाय द कॉमन मोड गेन, सो दैट विल गिव यू इन्फिनिटी। और अगर हम प्रैक्टिकली स्पीड बात करें तो 10 power 5 to 10 power 6 is the open loop gain, the actual gain of the amplifier. इसी तरह से ये वाला जो है ये यहाँ पर भी यही आना चाहिए है, क्योंकि AD दी और AOL this gain divided by AC, A of the difference of the inputs divided by A of the or the gain of the similar inputs applied at the input, और उनका जो हम डिफरेंस लेते हैं तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो तकरीबन यही आता है। यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि आगे हम इसकी एक दो और इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं। ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए हैं, हमने और कुछ भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। मैम जी जो जी भी आपने समझाया मैम इसकी तो समझ आई है, लेकिन वो जो स्टार्ट में आपने जो एक V1 को आप 0 कर रही थी और फिर मतलब V2 को 0 कर रही थी ना, तो वो किस बेस पे 0 हो रहा था मैम, उसकी समझ नहीं आई। वो अभी आगे बताती हूँ। वो 0 नहीं कर रही थी, वो मतलब ये कि एक को मैं ग्राउंड, जी एक को ग्राउंड कर रही थी, एक को ग्राउंड कर रही थी और दूसरे पे वोल्टेज अप्लाई कर रही थी, ये हो रहा था। तो मतलब एक पे वोल्टेज मतलब इस तरह हम नहीं कर सकते कि दोनों पे हम वोल्टेज अप्लाई करें और वहां से रिजल्ट हम गेन करें ना। देखें,
ये मैंने एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर आप इनपुट दें और इसको ग्राउंड कर दें, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी आप इस पे इन्वर्टिंग पे इनपुट दें और नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दें। तीसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि दोनों पर दें। ये दोनों के सिग्नल्स हैं, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस आएगा वो आपके पास एम्पलीफाई होगा। ये बात समझ आ गई? यस मैम, लेकिन ये हम क्यों करते हैं? ये पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ ना, पॉसिबल है। जो आप कह रही हैं कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो आपको कह रही हूँ कि एक को ग्राउंड करें या दोनों को दोनों पे सिग्नल अप्लाई करें, ये आपकी मर्जी है। ये डिपेंड करता है आपके उस पे ऑपरेशन पे क्या करना है। सही है। ठीक है, ये पॉसिबल है, जो आप बात कर रही हैं वो पॉसिबल है। वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर शो हुई हुई है। ठीक है, ये वो जो मैंने जितना कुछ पीछे आपको समझाया है कि आर आई जो है इन्फिनिट क्यों होता है, वो सारा मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है। ठीक है, एक एक चीज कि गेन क्यों हाई हम रखते हैं, जो बातें मैंने वहां पे वर्बली की हैं वो सब मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि आर आई इतना ज्यादा होना चाहिए है कि हमारे पास जो आई जो है, जो इंटरनल करंट होता है, दैट शुड बी जीरो। वो जीरो होगा तो ये होगा कि आपके पास कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पर V1 और V2 पे। ठीक है, फिर गेन इतना ज्यादा हाई क्यों है, क्योंकि ये इतना हाई होना चाहिए कि जो हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं, वॉइस सिग्नल या ऑडियो सिग्नल्स, वो माइक्रो वोल्ट्स या मिली वोल्ट्स में होते हैं, तो उनको बहुत लार्जर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि हम उनको वोल्ट्स में कन्वर्ट कर सकें। ये भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है। आउटपुट रेजिस्टेंस इसलिए लो होना चाहिए है कि कोई वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर ना हो, आर नॉट के अक्रॉस ना हो, और आपको जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो आपको वी आउट पे मिल जाए। ठीक है, फिर बैंडविड्थ का भी मैंने बीच में बता दिया। ये सारी वो वाली बातें हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, और जो बात आपको नहीं समझ, ये मैंने यहाँ पर उसमें इन राइटिंग भी यहाँ पर लिखती हूँ, मतलब वो प्रेजेंट करती हूँ। मैम बैंडविड्थ जी, मैम वोल्टेज ड्रॉप आर आई पर भी नहीं होगा और आई नॉट पे भी नहीं होगा। जी वहां पे तो देखें, एक जो है जी ये इनकी अरेंजमेंट पे वो हो रहा है ना, ये इंटरनली इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए है, इसके अंदर नहीं होना चाहिए, सारा का सारा जो है वो यहाँ आना चाहिए, ये मतलब है। सही इंटरनली ठीक। पे नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जो हम कर रहे थे ना अभी तक, जो हमने किया है, ये वाला देखिए, ये सब हम इंटरनल स्टडी कर रहे हैं। बाहर तो जो भी ड्रॉप होगा, जो कुछ होगा वो तो होगा। सही अगर आप एम्पी उसमें से कुछ ले लेता है, करंट ड्रॉ कर लेता है, या वोल्टेज के रेजिस्टर्स के अक्रॉस ड्रॉप कर लेता है, तो फिर तो हमारा आउटपुट और इनपुट इफेक्ट हो जाते हैं ना, वो ना सही इफेक्ट हो। तो इसको आइडियली इतना वो होना चाहिए, क्योंकि ताकि इसके अपने जो ऑफसेट्स हैं, जो इसकी अपनी जो रेजिस्टेंसेस हैं, वो सारी वोल्टेज ना ड्रॉप कर लें, तो फिर तो हमारा आउटपुट जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा ना। तो हम सही चाहते हैं कि ये इसके इंटरनल जो रेजिस्टेंसेस हैं वो वोल्टेज ना ड्रॉप करें, वो करंट ना ड्रॉप करें, वोल्टेज ना ड्रॉप करें, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो अफेक्ट ना हो। मैम तो आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी ड्रॉप नहीं कर रहा ना, और आई नॉट पे इज इक्वल टू जीरो, तो वहां पे तो फिर होना चाहिए ना, मतलब वो तो वहां पे तो नहीं, रेजिस्टेंस आर जीरो होगा। नॉट इंटरनल है ना, इंटरनली नहीं इसको करना चाहिए। आपका जितना भी वोल्टेज जो यहाँ का जो डिफरेंस है वो एज इट इज एम्पलीफाई होकर यहाँ आना चाहिए। सही ये इंटरनली इसको कुछ नहीं करना चाहिए, हम इसके इंटरनल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल तो जो कुछ होगा वो तो होगा। सही ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कुछ नहीं हो, इसलिए हम बार बार वर्ड यूज करते हैं इंटरनल पे। अच्छा, बैंडविड्थ जो है वो इन्फिनिटी है,
कि ये तमाम जो फ्रीक्वेंसीज है उनको प्रोसेस करे। तो जैसे 1 हर्ट्ज, 1 किलो हर्ट्ज, 1 मेगा हर्ट्ज, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वो 1 हर्ट्ज से लेकर 1 मेगा हर्ट्ज तक, मैंने यहाँ पर आपको क्या लिखवाया था, 10 मेगा हर्ट्ज तक, ये 10 मेगा हर्ट्ज तक जा सकता है, मतलब उसको ये एम्पलीफाई कर सकता है। उस फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज होती है, मेरा ये मतलब है, फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं करते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल ये 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले वोल्टेज को जो है उसको तो एम्पलीफाई करता है, लेकिन 10 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई नहीं करता, तो फिर तो हमें कोई फायदा नहीं होगा ना। तो मतलब ये कि जो 1 किलो हर्ट्ज पे या 1 हर्ट्ज पे जो एम्पलीट्यूड है या 1 मेगाहर्ट्ज पे जो एम्पलीट्यूड है, उन सबको इसमें इतनी पावर होनी चाहिए कि ये सब की एम्पलीट्यूड्स को एम्पलीफाई कर सके। किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसका जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो ये एम्पलीफाई कर सके। ठीक है। अब ये जो अच्छा, एक चीज और जो मैंने आपको यहाँ पे जो एडी बताया था, ये वाला, ये जो होता है, ये बेसिकली जो आउटपुट है, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट वोल्टेजेस। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इट्स V1 एंड V2, और इनका जो डिफरेंस है वो बेसिकली होता है, यहां हमने बिल्कुल शुरू की स्लाइड्स में किया था, ये V1 माइनस V2। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ द वोल्टेज, ये डिफरेंशियल मोड होता है। अब कॉमन मोड, हम दो चीजें यहां पर जरा देखना चाह रहे हैं। एक तो वही जो अभी हम स्टडी करके आ गए, ये वाला ओपन लूप गेन, जब कोई फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक का मतलब ये है कि आउटपुट से कुछ यहां पर वापस आ जाएगा, और ये ओपन लूप जब यहां से कोई भी फीडबैक नहीं गया हुआ। डिफरेंशियल मोड मतलब कि जो इनके जो इनपुट वोल्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं और उनका हम डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है। when V1 is not equal to V2, तो ये VD जो है V1 माइनस V2 हो जाएगा। और ये जो है, हमेशा ये बात याद रखें कि जब भी आप इन दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस लेंगे तो V at the plus terminal means non-inverting terminal, and V2 is at the minus terminal means the inverting terminal। तो प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, ये देखें, जो मैं आपसे शुरू में मैंने कहा था कि मैंने आगे कहीं कैलकुलेशंस में V प्लस और V माइनस लिया हुआ है, तो उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि यहाँ पर जो मैंने इसको बायस वोल्टेजेस दी हैं, ये बायसेस दिए हैं, ये V प्लस और ये V माइनस वो वाले नहीं हैं। इनको मैं करेक्ट कर दूंगी, फिर आपकी ये कंफ्यूजन वहां पर नहीं होगी जब आप लोग स्टडी करेंगे तो। ठीक है। These are the biasing voltages, the external batteries, the supplies। और ये वाली जो वोल्टेजेस हैं जो यहां पर आपको नजर आ रही हैं, ये वाली, ये बेसिकली the voltage provided at the non-inverting terminal, the voltage provided at the inverting terminal, इन दोनों का डिफरेंस। और हमेशा नॉन इन्वर्टिंग से इन्वर्टिंग को माइनस किया जाता है, ये याद रखना। ये आपके पास AOL आ गया। ये हम कर रहे हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो करते कैसे हैं, कि कॉमन मोड जो सिमिलर क्वांटिटीज आएंगी या जो सिमिलर वोल्टेजेस आएंगी, तो उनको हमने, ये इतना कैपेबल होना चाहिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर कि उनको रिजेक्ट कर दे, उनको खत्म कर दे। फिर इसके दो मोड्स हैं, डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड। तो डिफरेंशियल मोड व्हेन द इनपुट वोल्टेजेस आर डिफरेंट, ठीक है, और ये इसका गेन आएगा। और द कॉमन मोड व्हेन द इनपुट वोल्टेजेस आर सेम, सो गेन क्या होगा, V0 डिवाइडेड बाय VCM। अब यहां पर जो था VD जो था दैट वाज V1 माइनस V2, बट हियर VCM इज V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर V1 माइनस और V2 सिमिलर हैं, तो ये जब इनको हम VCM या V0 जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 0 आता है। ठीक है। और इसको अगर हम A0
AOL डिवाइडेड बाय ACM करें तो ये भी इन्फिनिट आएगा, बिकॉज AOL द ओपन लूप गेन इज इन्फिनिट और इट रिजेक्ट्स द सिमिलर, द सेम, कॉमन सिग्नल्स। ठीक है, अब आता है स्लू रेट। Slew rate, it is the quantity which tells about the op-amp efficiency, how fast an op-amp is to convert small signals into large signals, कि कितनी efficiently, कितनी जल्दी वो amplification perform करके देता है at the output. This is the slew rate. कितनी जल्दी वो amplification आपको देता है at the output. That is the slew rate. This should be very high. बहुत जल्दी, मतलब दरमियान में बहुत टाइम उसको लेना ही नहीं चाहिए। अच्छा, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वो वाली वोल्टेज होती है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको जो आउटपुट पे जो वोल्टेज है वो यहां पर हम कुछ 0 वोल्ट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन आउटपुट पे कुछ आपको वोल्टेज मिल रही होती है। उस वोल्टेज को 0 करने के लिए हमें यहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ती है, एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। We need to apply some DC voltage at the input terminal to force the output voltage equal to 0. ये बात समझ आइए? Should I repeat? यस मैम, रिपीट कर लें। रिपीट कर दो। अच्छा, देखें यहां पर ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपको नजर आ रहा है, और इधर देखें ये यहां पर जब हम इस पे कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम इनपुट वैल्यू नहीं दे रहे हैं, अगर हम इनपुट पे 0 वोल्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, इसके बावजूद इसके आउटपुट पे कुछ वोल्टेज अपेयर हो रही होती है। ठीक है, उस वोल्टेज को चूंकि हम चाहते हैं कि आउटपुट पे ये 0 ही रहे, तो हम क्या करते हैं कि हम इनपुट पे कोई डीसी बायस जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके अप्लाई करने के बाद आपकी आउटपुट वोल्टेज जो है दैट इज फोर्स्ड टू 0, ये 0 हो जाती है। तो वो जो आपने आउटपुट वोल्टेज को 0 करने के लिए कुछ इनपुट पे जो वोल्टेज अप्लाई की थी, दैट इज कॉल्ड द इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ऑफ सेट, ठीक है, कि ऑफ होने पर भी कुछ वोल्टेज जो सेट मौजूद है उसको हमने 0 करना है, उसके लिए जो हमने वोल्टेज अप्लाई की है दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। आई रिपीट कि मैम मतलब डीसी पे ये काम नहीं होगा, 0 रहेगा फिर। क्या नहीं करेगा? डीसी पे मतलब ये आउटपुट 0 देगा, तो उसको हम लोग ये ऑफसेट वोल्टेज देंगे। जी, जो आउट, हाँ जी बिल्कुल, जो आउटपुट आ रहा है तो आउटपुट आपको कुछ मिली वोल्ट्स में मिल रहा है, ठीक है, जब आपने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो उस आउटपुट को बिल्कुल 0 बनाने के लिए हम जो वोल्टेज देंगे दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। सही। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 2 मिली वोल्ट्स आ रहा है, तो ये 2 मिली वोल्ट्स जब हम यहाँ पर पहले से अप्लाई कर देंगे तो उनका डिफरेंस आ जाएगा, तो वो जो डिफरेंस होगा वो फिर इसको फोर्स करेगा, लाइक वो आपके पास फिर आउटपुट पे 0 आ जाएगा। ये देखें z माइनस z, so this will be 0 and it will be 0। जो आउटपुट वोल्टेज को 0 बनाने के लिए इनपुट पे जो आप थोड़ी सी जो वोल्टेज देते हैं दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट वोल्टेज। मैम तो हम तो कुछ दे ही नहीं रहे, तो ये क्यों हमें फिर वी आउट देता है अपने इंटरनल? एक्चुअली हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल जो सर्किट है ना वो नहीं स्टडी किया। आप जब वो स्टडी करें तो उसमें आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से हो के ये बेसिकली 2 एम्पलीफायर्स जो हैं वो मिला के बनाया जाता है, तो उसमें मतलब ये वो जी ये इसका अपना इंटरनल जो होगा वोल्टेज, ये फिर हमें वो देगा उस टाइम। हाँ जी बिल्कुल, और ये बात याद रखें, दिस इज बेसिकली द ब्लॉक डायग्राम। इंटरनल सर्किट मैंने अभी बीच में ऐड नहीं किया, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक पूरा बड़ा सा सर्किट मौजूद। सही है मैम, ठीक।
ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स इन सब से मिलके बनता है। ये डिफरेंशियल, बेसिकली डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ हम उसको ब्लॉक डायग्राम के तौर पे शो कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एम्पलीफायर होता है उसको इस सिंबल से शो किया जाता है। दिस इज द सिंबल, सिंबॉलिक डायग्राम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम मैम दो इम्पोर्टेंट, मैम जी आपने शुरू में कहा कि इसमें जो हम चेंजेस करते हैं या वो मतलब बाहर के साथ कुछ भी हो रहा हो, मतलब V1 या V2 या फिर V0 पे ना, लेकिन इंटरनली हम इसमें वो कुछ चेंज नहीं करेंगे, मतलब आपने जो भी शुरू में कहा था ना, तो हाँ अभी जी, होना नहीं चाहिए, तो उसको वो तो इस तरह से हमें एडजस्ट करना चाहिए कि वो नहीं होना चाहिए, चेंजेस ये वाली नहीं आए, मतलब वो यस मैम, अफेक्ट ना करे, इसका इंटरनल सर्किट जो है वो आउटर वोल्टेजेस को अफेक्ट ना करे। जी यस मैम। तो यहाँ पे जो अभी आपने कहा कि इसके अंदर मतलब एक सर्किट पहले से होता है ना, हम्म, तो वो मैन्युफैक्चरिंग में ही वो तो डिसाइड हुआ होगा ना, तो फिर अगर हम बाहर वाले चेंज करेंगे तो इंटरनल पे तो कोई भी मतलब वो असर नहीं होगा। नहीं तो उसकी एडजस्टमेंट इस तरह से करते हैं ना, ये जो वो हम खुद करेंगे। जो नहीं, हम नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी होंगी, ये हम इसका स्टडी कर रहे हैं। ये वाली जो है ना, ये इंटरनली इसके ये सब कुछ जो है, ये रिक्वायरमेंट्स ये एडजस्ट की जा चुकी होती हैं। और ये यूज कहाँ पे होता है हम मैम, सिर्फ, ये जी ऑपरेशनल वाला जो होता है, सॉरी, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहाँ पे यूज होता है? ये बहुत सारे, ये जो अभी हम आगे करते हैं ना कि समिंग के लिए, इन्वर्जन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, 741 एक आईसी है जो कि फिल्टर्स में यूज होता है, ऑसिलेटर्स में यूज होता है, बहुत और इसके वो होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसकी। यस मैम। वो अभी आप लोगों ने वो पढ़ी नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा फिल्टर्स में यूज होता है, एक्टिव फिल्टर्स के नाम से, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ऑसिलेटर्स, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ठीक है, वो एप्लीकेशंस भी मैं आगे लिख दूंगी, मैंने लिखी नहीं है, वो भी मैं डाल दूंगी। ठीक, अच्छा जी, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टडी करने जा रहे हैं। दो वो हैं, ये देखें, ये जितना कुछ भी आज हम कर रहे हैं ना, इसमें से हमने कुछ भी अभी सर्किट एनालिसिस पे कोई बात ही नहीं की। अभी तक जो इसका जो इंटरनल सर्किट बना हुआ है, उस इंटरनल सर्किट को हम उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हैं। हमने अभी और कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ इसको स्टडी किया है, इसको अभी हमने यूज ही नहीं किया। ठीक है, ये अभी भी हम इसके कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले ये कि ओपन लूप किसे कहते हैं, क्लोज लूप किसे कहते हैं, फिर क्लोज लूप में पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक किसे कहते हैं, ये जब अंडरस्टैंडिंग होगी और फिर उसके बाद जब आपको सर्किट्स मिलेंगे तो फिर आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, अच्छा, ओपन लूप कहते किसको हैं? ओपन लूप का मतलब ये है कि जब कोई भी आउटपुट जो है, आउटपुट का कुछ पोर्शन जो है, वो जब इनपुट को ना मिल रहा हो, एज इट इज उसका आउटपुट जा रहा हो, दिस इज कॉल्ड ओपन लूप, कि यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं हो रहा। आप लोग मुझे बताएं, फीडबैक किसे कहते हैं? अब यहां से पढ़ के ना बताएं। मैम तो ओपन में तो हम यही करते थे, मतलब जो इनपुट हम डाल वो देते थे तो वही मतलब आउटपुट में भी आ जाता था, मतलब अगर क्लोज लूप होता था तो वो तो सर्किट एक बना होता था ना, और ओपन जी, लूप में तो सर्किट कंप्लीट सर्कल नहीं था, वो तो हाफ मतलब नहीं, सर्किट था। इसमें भी कंप्लीट सर्किट हो सकता है, लेकिन यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपन लूप एंड क्लोज लूप का थोड़ा सा फर्क है। वो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की बात हम करते थे, ओपन लूप ऑप एम्प और क्लोज लूप ऑप एम्प में थोड़ा सा फर्क होगा। मैं आपसे अभी ये पूछ रही हूँ कि फीडबैक किसे कहते हैं? पता नहीं मैम। वैसे ही,
आई जी थिंक फीडबैक वो प्रोसेस होता है जिसमें वो ईएमएफ और डिक्स जो डायरेक्शन में करंट पैदा होता है ना, उस प्रोसेस को नहीं कहते? मुझे ऐसे जनरल बता दें कि जनरली फीडबैक किसे कहते हैं। शायान का माइक खराब है, हो सकता है वो हमें आंसर कर देते। मैम मैं आधे से ज्यादा क्लास में नहीं था, वो मेरा नेट चला गया था और ओहो, अभी मैं आया हूँ, तो अब मैं आपसे यही कहने वाला था कि मैम लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर तो मिल जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं फीडबैक का मतलब क्या है, कोई बता दे। रिप्लाई देना, जवाब देना। फीडबैक का मतलब कि किसी चीज का आपसे फीडबैक मैम देना, ऐसे या इसका जनरली तो वो इंफॉर्मेशन जनरली को ही इसका कहते मतलब हैं ना। कि किसी चीज का तज्जिया करना, उसके बाद उसका कोई रिएक्शन देना, या इस तरह, अगर उस मायने से मैम अगर देखें। मैम मैम किसी टास्क का परफॉर्मेंस एक जो होता एक है, एक करके बताए जी। मैम टास्क का परफॉर्मेंस जो होता है या इंफॉर्मेशन ऑफ समवन। It's not exactly the information, but yes, to assess the performance, okay, or in some like to some किसी चीज extent, के ठीक है। मैम किसी और चीज के बारे में वैलिड आउटपुट देना लोगों डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर इसका मैनी के लिहाज से मैम अगर कहें, तो फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है उससे रिलेटेड जो औरों के ओपिनियंस होते हैं उसको फीडबैक कहा जाता है। रिस्पांस देना। जी, रिस्पॉन्स ये किसने कहा है? रिस्पॉन्स नूर नूर रहमान। रहमान मुइन ने। जी। रिस्पॉन्स किसने कहा है? नूर रहमान ने। जी सर। जी मैम। अच्छा, और कोई? मैम जी पढ़कर उसके पॉइंट ऑफ व्यू। देखें, फीडबैक होता है, जो आउटपुट होता है उसका कुछ पोर्शन जो है वो इनपुट को जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से मैं आपको नहीं कह रही, मैं वैसे भी कह रही हूं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ये लेते हैं कि मैं अपने मुतलिक अगर आपसे कुछ फीडबैक लेना चाहूं, कोई भी टीचर, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक प्रोफार्मा फिल करते हैं कि क्लास में किस तरह से पढ़ाया गया, कोर्स कंटेंट, बहुत सारे उसके वो फैक्टर्स होते हैं, उस पे बात करते हैं और वो फिर उस टीचर की परफॉर्मेंस पे वो दिया जाता है। ठीक है, फीडबैक इसको भी कहते हैं कि आपको जितना कुछ डिलीवर किया गया है, जितना क्लास में बताया गया है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है आपने वापस टीचर को दिया कि जी हमें ये समझ आई है, ये नहीं समझ आई है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको समझ आई है या नहीं समझ आई है, वो भी एक फीडबैक होता है। सम ऑफ द पोर्शन इज फेड बैक टू द टीचर कि उनको ये फीडबैक मिला है कि जी आपको नहीं समझ आई है। इसका मतलब है कि द टीचर हैज टू रिपीट दैट टॉपिक अगेन। ठीक है, दिस इज द फीडबैक। ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए फिर वो जो परफॉर्मा की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपको क्लास के हवाले से इसलिए बता रही हूँ कि आपके सामने यही एग्जाम्पल है कि क्लास में आप किस तरह से फीडबैक दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है, ये एक आउटपुट हो रहा है। इस आउटपुट में आपको जहां पर नहीं समझ आई है, आपने टीचर से कहा है कि मुझे नहीं समझ आई है, प्लीज रिपीट। दिस इज द फीडबैक। आपने कहा कि यहां नहीं समझ आई, इसको करें, दोबारा करें। ये बात समझ आई है? When some of the portion of the output is given back to the input, ये है फीडबैक। इज दिस क्लियर नाउ? यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैम अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स। इम्प्रूवमेंट के मैम लिए जो यूज हो रहा हो। एग्जैक्टली जी। मैम अगर आउटपुट में हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल जाए, कोई वोल्टेज वगैरह हमें नहीं मिल जाए एज ए आउटपुट, तो वहां पर क्या होगा? वहां पे तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा ना, वो तो आपके सर्किट की जो है वो खराबी होगी ना। अब क्लास ही नहीं हो रही है तो उसकी फीडबैक क्या मिलेगी? अच्छा, मैं मतलब इसका मतलब ये होगा कि वो डिपेंड करता है सर्किट पे। अगर सर्किट की क्वालिटी अच्छी है तो रिस्पांस मिलेगा वापस से, अगर जी वो खराब है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है और दूसरे ये कि आपकी अरेंजमेंट पर भी डिपेंड करता है ना, कि वो आपने सर्किट को किस तरह। वक्त पे वो वोल्टेज या करंट वही रास्ता फॉलो करेगा जो हमने एज इनपुट दिया था। बिल्कुल, ये अभी हम देखते हैं ना, आपको ये बात समझ आएगी। लेकिन फीडबैक का मतलब ये है
कि कुछ यहाँ से जो पोर्शन है, कुछ पोर्शन वो यहाँ से वापस इनपुट की तरफ चला जाए। अब उसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो नेगेटिव को भी हम कर सकते हैं, दे सकते हैं, और पॉजिटिव इनपुट को भी दे सकते हैं। अगर ये जो फीडबैक है या जो पोर्शन है आउटपुट का वो हम दे दें पॉजिटिव को या नेगेटिव को, अगर ये पोर्शन हम नेगेटिव को अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा नेगेटिव फीडबैक। अगर हम ये वाला पोर्शन पॉजिटिव फीड टर्मिनल को दें तो वो हो जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। ये आपको यहां पर मिल भी जाएगा। When a portion of the output is given back to the positive input terminal, it is a positive feedback. And when the same portion is given to the negative input terminal of op-amp, it is called a negative feedback. और पॉजिटिव फीडबैक जो है वो गेन को बढ़ाता है, और जो नेगेटिव फीडबैक है जो आपका यहाँ पर जो गेन आ रहा है उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये वो था। और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? ओपन लूप क्या है? ओपन लूप में कोई फीडबैक नहीं होगा। क्लोज लूप क्या है? वहां पर फीडबैक होगा। फिर फीडबैक की दो टाइप्स होंगी, या वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, यस मैम, आ गई। यहां तक समझ आ गई है? ये हम अप्लाई करेंगे इस उस पे सर्किट पे। यहाँ पर इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और इसके हम फॉर्मूला जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, राइट? लेकिन इससे पहले एक और चीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप एम्प। इसको हम कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल ग्राउंड का क्या मतलब होता है कि वो बेसिकली ग्राउंडेड नहीं है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो ग्राउंडेड है। अब वो कैसे है? वो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड नहीं है? ठीक है, तो इसको हम जरा थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। यहां तक बात समझ आई है आप लोगों को? ये कुछ समझ में आ रहा है? जी मैम। अभी तक जो हम कर चुके हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आया है? उसकी समझ आई है। अच्छा, अभी ये जो वर्चुअल ग्राउंड है ये आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे होता है। और एक चीज जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये देखें, दिस इज प्लस वीसीसी एंड दिस इज माइनस वीसीसी। माइनस वीसीसी या माइनस वीईई, तो यहां से आपको क्या समझ आ रही है कि इसके अंदर क्या होगा? प्लस वीसीसी एंड माइनस वीसीसी। कैन एनीबडी टेल मी? कलेक्टर और इमीटर होगा। वेरी गुड। कलेक्टर और एमिटर कहां पर आते हैं? वो तो इसके सर्किट के अंदर बने होंगे ना? नहीं, आप लोगों ने किस में पढ़े? वो अभी जो टॉपिक था ट्रांजिस्टर्स वाला, वो बीजीटी में हमने पढ़े थे। बीजेटी में, एक्सेलेंट। ठीक है, तो उसमें इससे यही समझ में आता है कि इसमें बीजेटीज यूज हुए हुए हैं। आप समझ में आया? इसके अंदर अच्छा खासा बड़ा सा सर्किट है जिसको हमने एम्पलीफायर के सिंबल से शो किया हुआ है, राइट? अच्छा जी, अब आते हैं जी हम वर्चुअल ग्राउंड की तरफ। अब वर्चुअल ग्राउंड का मतलब क्या है कि सॉरी, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों वो हैं वोल्टेजेस हैं, इसके दरमियान में जो डिफरेंस है वो 0 है, और जो वोल्टेज यहाँ होगी वो वोल्टेज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, दे आर इंटरनली कनेक्टेड। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे। एक्चुअली जो ओपन लूप गेन है वो क्या है? बेसिकली इट इज V नॉट डिवाइडेड बाय VD, which is the difference of the voltages, और VD किसके बराबर है? VD माइनस V माइनस, ठीक है, V2 माइनस V1, ये वाला, ये नॉन इन्वर्टिंग माइनस द इन्वर्टिंग। ठीक है, और AOL जो है वो आइडियल केस के लिए इट शुड बी इन्फिनिट,
एक मिनट, ये मैं जरा आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज देखना चाहती हूँ कि अयूब आप मौजूद हैं? जी मैम। फवाद, यस मैम। सकलैन, जी मैम। वेरी गुड। आपने तो सिर्फ अपना मोबाइल ऑन नहीं छोड़ा हुआ, आप तो खुद भी मौजूद हैं। जी जी मौजूद, मैं तो मौजूद रहता हूँ मैम, लेकिन नेट का मसला होता है। अच्छा, सही। हाँ जी अब्दुल मैम, रऊफ अक्सर नेट का प्रॉब्लम होता है। जी मैम। और आदिल, आदिल खान, आदिल खान। लेकिन नेट का जब प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पर अपेयर भी नहीं हो रहे होते हैं ना। अक्सर ये होता है कि यहाँ पर आपके नाम अपेयर हो रहे होते हैं, आप लोग गायब होते हैं। अब ये देखें, जैसे आदिल खान है, तो अब इनका क्या नेट का इशू होगा कि वो कनेक्टेड हैं और मौजूद नहीं है। मैम ये अक्सर हमारा यस नेट इतना मैम, यस कमजोर मैम। होता है कि आपकी अच्छा, आवाज नहीं आती। फरहान, यस मैम, यस मैम। फरहानुल्लाह, यस मैम। हाँ हाँ। फवाद, फवाद इसरार, यस मैम, यस मैम। मोहम्मद अयूब, उनका तो हो गया। सकलैन भी हो गया। मोहम्मद शहाब, यस मैम। मोहम्मद उस्मान, यस मैम। उसामा। उसामा, सॉरी उसामा, यस नूर मैम। रहमान, नूर रहमान तो जी मौजूद मैम। हैं। जी मैम। साजिद हुसैन, यस मैम। सजादुल्लाह, यस मैम। शहाब अहमद, शायान भी मौजूद हैं। तौसीफ, तौसीफ एंड शहाब अहमद। यस मैम, यस मैम। एजाज खटक जो आपके सीनियर हैं वो कहाँ हैं, जो क्लास लेते हैं हमारे साथ? उनको भी मेरा मैसेज दे दें, इन तीनों को दे दें। और असद नहीं है आज, जैन भी नहीं है। मैम अच्छा सबको जी, मैसेज देना। ठीक है, ओके। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि हम ये कह रहे थे कि V1 और V2 जो हैं दे आर वर्चुअली ग्राउंडेड, बट हाउ इज इट पॉसिबल? So the first thing that we take is that AOL, the open loop gain, is equal to V naught divided by VD, and VD is the differential voltage. It is the difference of the two voltages being applied at the inverting terminal and the non-inverting terminal. So V plus minus V minus, and it can be written as V2 minus V1. Now, for an ideal operational amplifier, or in the ideal case, AOL, which is the open loop gain, this should be equal to infinity. It should tend to infinity. So it means that V naught divided by VD, this quantity tends to be equal to infinity. ठीक है? अब ये जो हम कर रहे हैं, there are only two possibilities. Either this V naught tends to infinity, or the difference of the input voltages, this tends to infinity. ये बात समझ आ रही है आपको? यहां तक बात समझ आ गई, और should I repeat? मैम रिपीट करें जरा, सर पे से गुजर गई। अच्छा, ये देखें, ये वाला जो था, आप ये जो रेड और ब्लू ये जो लिखा हुआ है ना, इसको छोड़ दें। आप सिर्फ यहाँ पे, एक मिनट मैं आपको बताऊं, आप इसको जरा कंसिडर करें। ये इसको जरा देखें, ठीक है? AOL जो है, दिस इज इक्वल टू V नॉट बाई VD। यहां तक बात समझ आ गई? ये तो हम पीछे कर चुके हैं ना, ये हमने काफी उसमें कर लिया ना,
कि V नॉट इज इक्वल टू A नॉट L इंटू VD। ये हम बिल्कुल शुरू की स्लाइड्स में कर चुके हैं, डू यू रिमेम्बर? जी। फिर जो ये जो डिफरेंस ऑफ द वोल्टेजेस है ये क्या है? VD इज इक्वल टू V प्लस माइनस V माइनस, और दिस इज इक्वल टू V2 माइनस V1। यहां पर दिस इज V2, दिस इज V1। ठीक है। AOL जो कि ओपन लूप गेन है वो होता है आइडियल एम्पलीफायर के लिए, ऑप एम्प के लिए वो होता है इंफिनिटी। और एक और बात याद रखें कि जो ये जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है ना, ये आइडियल के लिए ही यूज होता है, प्रैक्टिकल के लिए ये नहीं होता। ये एक की पॉइंट है जो आपने याद रखना होगा कि वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट जो है दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू द आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉट द प्रैक्टिकल वन। ठीक है। तो हमने ये कहा कि जो ओपन लूप गेन है फॉर एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब अगर हम इसकी जगह अगर हम ये वैल्यू लिख दें, V नॉट और VD डाल दें, V नॉट और VD अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इंफिनिटी कैसे आ सकता है? ये या तो हम ये कहें कि ये जो है V नॉट जो है ये बहुत इन्फिनिट अमाउंट तक चला गया है, और या फिर ये है कि ऊपर कुछ भी अमाउंट हो और नीचे जो है वो जीरो हो, तब ये इन्फिनिटी हो सकता है। अब यहां तक बात अब क्लियर हुई है? यस यस मैम। मैम। अब क्लियर हो गई? जी ठीक है। मैम। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो इन्फिनिट होना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो ये वोल्टेज दी हुई है ना, तो जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो हमेशा इतनी ही इसके अंदर अंदर रहती है। अगर वो बहुत ज्यादा भी हो जाए तो एक खास अमाउंट पे जाके वो सैचुरेट हो जाती है। ठीक है। तो वो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसका इन्फिनिट होना जो है दैट इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है और वो ये है कि VD, ये जो डिफरेंस ऑफ वोल्टेजेस है वो जीरो हो जाए। ये पॉसिबल है। इसका क्या मतलब हुआ कि VD इज इक्वल टू जीरो, तो विच मीन्स दैट V एट द प्लस टर्मिनल एंड V एट द माइनस टर्मिनल, इन दोनों का डिफरेंस लें तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब ये कि दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों जो बराबर होते हैं यहां पर, तो उस पे हम कहते हैं कि ये एक्चुअली बराबर नहीं है, एक्चुअली ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन चूंकि ये दोनों इस कॉन्सेप्ट की वजह से इन आइडियल सिचुएशन ये दोनों इस कॉन्सेप्ट की वजह से बराबर होते हैं, तो बराबर होंगे तो फिर जब हम इनका डिफरेंस लेंगे तो वो जीरो आएगा। वो जीरो आएगा तो फिर क्या होगा कि ये आउटपुट जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, इन्फिनिट मिलेगा। इसके लिए हम ये कहते हैं कि दिस इज द वर्चुअल ग्राउंड। मतलब ये वर्चुअल ग्राउंड मीन्स वर्चुअली दे आर जीरो, वर्चुअली दे आर ग्राउंडेड। ठीक है। वर्चुअली दे आर कनेक्टेड एंड देन दे आर कनेक्टेड टू द ग्राउंड, दैट इज वाई वर्चुअली दे आर जीरो। ये मेरी बात समझ आइए? यस मैम मैम। और अगर ऐसा हो कि VB हमारे पास मतलब इंफिनिटी में ना जाए और VD जो है वो भी जीरो ना हो, मतलब दोनों की कोई न्यूमेरिकली वैल्यू हो, तो फिर क्या होगा? वो प्रैक्टिकल केस होगा, वो आइडियल नहीं होगा। ठीक है। मैम ये इस भी तो जी हो सकता है कि हम इनको सेम सिग्नल्स प्रोवाइड करें, तो उस वक्त भी तो जीरो हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल होगा ना, हम आइडियल की बात कर रहे हैं। मतलब हम अप्लाई आइडियल, ही नहीं इसमें। हाँ जी। एक्चुअली जब आप अप्लाई कर देंगे ना तो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, वो सब कुछ प्रैक्टिकल में चला जाएगा। मैम जी। तो प्रैक्टिकल केस पॉसिबल नहीं है? प्रैक्टिकल ही तो पॉसिबल होता है। ये जो है ये कुछ होता है जो आइडियल में जो हम कर रहे होते हैं, ये वर्चुअल ग्राउंड, ये जितनी भी आइडियल सिचुएशंस हो रही होती हैं, ये अक्सर जब प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं तो उनको डील करने का एक तरीका होता है, आसानी के साथ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये काम करते हैं। जितना कुछ भी हम अप्रोक्सीमेशन जो करते होते हैं ना, देखें प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं, लेकिन समटाइम्स वी टेक अप्रोक्सीमेशंस, तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं।
क्योंकि अगर ये अगला जो हमारे पास आता है एक सर्किट आता है, उसमें जब ये हम वर्चुअल ग्राउंड जब हम उस पे अप्लाई करेंगे ना, तो फिर आपको ये वाली बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो हम वापस इस स्लाइड पे आ जाएंगे। मैम मतलब जी कि अगर हम प्रैक्टिकली ऐसे दो सिग्नल्स प्रोवाइड करें जिनका डिफरेंस हमारे पास 0 होना, तो वो तो प्रैक्टिकली ये जो है वर्चुअल ग्राउंड हो जाएगा ना? नहीं, वो कॉमन मोड रिजेक्शन वाले उसमें चला जाएगा ना, वो कॉमन मोड हो जाएगा। जब आपने दो सिमिलर उसको किया हुआ है, फिर आपके पास आउटपुट जो है वो 0 आ रहा है, वो आउटपुट 0 आ रहा है। लेकिन जब आप ए और एल को इन्फिनिट कर रहे हैं, तो फिर आपको इनका डिफरेंस 0 रखना है। ये दोनों इक्वल होंगे, वहां पर भी इक्वल आ रहे हैं, और जो आपके पास ये आएगा वी नॉट जो आएगा, तो वो आपके पास कितना आ रहा होगा? आइडियल केस में सॉरी, वो इन्फिनिट आएगा, दैट वोंट बी 0, वो इन्फिनिट आ जाएगा ना, क्योंकि ए और एल आपके पास इन्फिनिट है ना। 0 नीचे होगा तो वी नॉट। ठीक है ना? तो लेकिन ये वाली जो बात हो रही है, ये अगला 1 मिनट हम लोग ये अगला एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, उस पे आपको ये ज्यादा समझ आ जाएगी कि हम वर्चुअल ग्राउंड क्या कर रहे हैं। ये वर्चुअल ग्राउंड समझने का कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने वर्चुअल ग्राउंड यूज किया हुआ है। मैम जी मैम मतलब वोल्टेज जो हमारे पास होता है ना मैम, वो तो उसको हम कम भी कर सकते हैं ना, कि हम कम वोल्टेज प्रोवाइड करें ना। तो अगर V2 जी या V1 में से कोई एक मतलब इन दोनों में से किसी एक का वोल्टेज जो है वो हम मतलब कम करे और एंड में हम उसको 0 पे डायरेक्ट ले जाए ना, तो फिर वो तो हमारे पास हम्म आइडियल केस बन सकता है ना प्रैक्टिकली भी। नहीं, लेकिन जो आपका ऑप एम्प है वो तो वो तो आइडियल नहीं हो सकता ना, उसमें तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। अब सिलिकॉन अगर है तो वो वाला तो फिर वो पोर्शन होगा आप इस तरह से, आप सिलिकॉन से अगर बना हुआ एक जंक्शन है, आप उसको किस तरह से 0.7 को हटा के 0 कर सकेंगे? अच्छा, ये मटेरियल जो होगा उस पे भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल करेगा। सही। प्रैक्टिकल में तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना। मुझे लगा सिर्फ इसका वोल्टेज 0 करना है और उसका आइडियल बना देना है। नहीं 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 नहीं, वोल्टेज 0 करके वो नहीं करना है। ये एक्चुअली यही मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक एम्पलीफायर, द तो बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जिस तरह से आपने जब डायोड पढ़ रहे थे ना, और यस इवन जो आप लोगों ने क्लिपर्स और क्लैंपर्स पढ़े हैं, ठीक है, आपने वहां पे डायोड की वोल्टेज ली ही नहीं है, और सारी कैलकुलेशंस आप लोगों ने डायोड की वोल्टेज 0 रख के ली है। क्लिपर्स क्लैंपर्स अगर याद हो तो वहां पर आपने आइडियल डायोड लिए, कहीं पर भी हमने डायोड की वोल्टेज को 0.7 वोल्ट्स लेकर हमने क्लिपर और क्लैंपर का सर्किट सॉल्व नहीं किया। यस ठीक है, तो ये उस तरह की बात है कि हम इसके जो इंटरनल जितना कुछ भी है उन सारों को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम आइडियल केस कंसीडर जब कर होगा रहे तो हैं। मटेरियल कौन सा वाला यूज होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम? आइडियल में तो कुछ भी, ये तो प्रैक्टिकल है ना। आइडियल में तो आप ये मटेरियल नहीं कह सकते, क्योंकि हर मटेरियल का कुछ ना कुछ जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा। नहीं आइडियली मैम, अगर लाइक मतलब ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए है, ये चाहिए है, ये होता तो नहीं है ना। मैम वो तो सही है, लाइक अभी जब मैंने कहा कि नहीं अगर एक वोल्टेज को हम कम करें और मतलब एंड में फिर उसको डायरेक्ट 0 पे ले जाए तो आइडियल होगा। आपने कहा कि नहीं मतलब वो जो सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा तो उसका 0.3 या 0.7 हम कैसे कम करेंगे ना, उसको हम कैसे तो चेंज उसमें करेंगे। भी हम तो फिर मैं आइडियल पूछ केस रही हूँ। कंसिडर करेंगे ना। फिर हम हाँ मैम। कहेंगे कि वहां पर कोई ऐसा मटेरियल है जिसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है ही नहीं, वो तो तो कोई मैम एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है। नहीं, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी एक्चुअली तो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है ना। फिर एक्चुअली हम तो उसमें ये सब कुछ मौजूद होगा, इसीलिए तो हमने कहा है कि हम जो प्रैक्टिकल इसकी जितनी भी ये ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है ये सब कुछ, ये इसकी आइडियल के लिए प्रैक्टिकल। हम सिर्फ कंसाइडर कर रहे हैं मैम। हाँ, आप आइडियल के लिए हम बहुत सारा कुछ निग्लेक्ट कर रहे हैं। सही है मैम। ठीक है, आइडियल जब भी होगा ना तो उसमें हमें बहुत कुछ निग्लेक्ट करना पड़ता है। यस ठीक है, ये देखें, ये मैम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू
an ideal op amp only and can only be used for negative feedback. ये भी याद रहे, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए हम यूज भी नहीं करते जी। मैम इस तरह पॉसिबल है कि इनपुट में जो वोल्टेज दिया जाता है फीडबैक प्रोसेस में आउटपुट वोल्टेज इससे ज्यादा आ जाए? पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा। एम्पलीफाई तो होगा लेकिन गेन को रिड्यूस कर देगा फ्रॉम द इन्फिनिट टू सम एक्सटेंट। एम्पलीफिकेशन तो करेगा क्योंकि इसका नाम ही एम्पलीफायर है। ठीक है, ये अभी हम ये देखते हैं ना, ये वाला देखते हैं तो ये मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। शुड आई कंटिन्यू? यस मैम। अच्छा, देखें अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो होगा जिसमें कि फीडबैक जो है वो आपकी आ रही है टू दी नेगेटिव इनपुट। यहां पर ये जो नेगेटिव इनपुट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये V1 है, ये V2 है, तो एक को आपने ग्राउंड किया है फरियाल, ये वो वाली बात है जो हम कर रहे थे कि एक को आप ग्राउंड कर लें और दूसरे पे आप जो है वो इनपुट वोल्टेज दे दें, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप इसको फीडबैक प्रोवाइड करें। अब ये वाला जो है इट्स नो मोर अ क्लोज्ड लूप गेन, ये अब सॉरी नो मोर एन ओपन लूप, लेकिन यहां पर जो है ये क्लोज्ड लूप हो गया हुआ है। अब क्लोज्ड लूप से जो आपका गेन है वो चेंज हो जाएगा, क्लोज्ड लूप में ओपन लूप गेन से कम गेन आ जाएगा। वो कैसे? वो अब हम ये देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व किस तरह से करना है। इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि हम कहते हैं कि दिस इज एन आइडियल डायोड, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे अभी हमने ये पढ़ा है कि V1 इज इक्वल टू V2, तो जो कुछ यहां पर होगा वो इस जगह पर भी होगा, जो यहां होगा वो इस जगह पर भी आएगा। तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, हम कहते हैं कि जैसे ये V2 जो है इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, सो द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0। तो चूंकि ये वर्चुअली ग्राउंडेड हैं, ये एक आइडियल डायोड है, ये प्रैक्टिकल डायोड नहीं है, तो आइडियल डायोड जो है वो क्या होगा कि उसमें इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी और इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होगी दे आर सिमिलर। तो हम ये कह सकते हैं कि V2 की वजह से यहां पर इस पॉइंट पर भी ये वोल्टेज सेम होगी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे इसका एनालिसिस करना है, इसका हमने गेन यहाँ पर कैलकुलेट करना है। वो हम क्या लेंगे कि इस पॉइंट पे ये नोड है और इसमें एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां जा रहा है, तो ये जो करंट है इट इज 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट डिवाइडेड बाय R विल गिव यू द करंट इन दिस ब्रांच। इसी तरह यहां पर 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाय RF, ये आपके पास आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन जो है ये है माइनस V1 बाय R1 माइनस V0 बाय RF। इसको इस इक्वेशन को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेकर जाएं और फिर इसको सॉल्व करें फॉर V0 बाय V1। तो V0 बाय V1 इज एक्चुअली द गेन, आउटपुट वोल्टेज बाय द इनपुट वोल्टेज इज द गेन, और ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा माइनस RF डिवाइडेड बाय R1। ये है क्लोज्ड लूप गेन। और ओपन लूप गेन हमने आइडियल के लिए क्या कहा था, हमने कहा था द ओपन लूप गेन इज द इंफिनिटी, ये था। लेकिन अब जब हमने इसको फीडबैक प्रोवाइड कर दिया है और इस पे वर्चुअल ग्राउंड वाली सिचुएशन हमने अप्लाई की है और ये चूंकि नेगेटिव को जा रहा है, तो ये आपके पास आएगा माइनस RF बाय R1। और एक हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल यूज किया है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, जो हमने बिल्कुल शुरू में किया था। वो किसी ने, पता नहीं फरियाल ने क्वेश्चन किया था या किसने क्वेश्चन किया था, ये वाला, ये 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन्वर्टेड होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो इन्वर्टेड आउटपुट आएगा। लेकिन जब आपने क्लोज लूप कर दिया तो वो ओपन लूप गेन से कम हो गया। ये है -RF/R1। ठीक, एंड दिस इज द गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और इस गेन तक आप पहुंचे कैसे हैं? वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से। कि मतलब ये कि ये वाली जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज ये वर्चुअली ग्राउंडेड है या एक दूसरे के साथ वर्चुअली जो है ये कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर आएगी वो वोल्टेज इस टर्मिनल पर भी आ रही होगी। और इसको हमने यूज करके, वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इसका ये जो गेन है वो कैलकुलेट किया है। अब ये देखें, दिस इज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं कि हम इन्वर्टिंग को तो ग्राउंड कर देते हैं और नॉन इन्वर्टिंग पे हम वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। अब क्या मतलब हुआ कि ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपकी वोल्टेज कितनी है? VI। और हमने ये कहा है कि जो भी यहां पर वोल्टेज होगी वो यहां पर भी होगी। तो हम क्या कहते हैं, यहां पर भी VI है। अब ये VI और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? VI -0 डिवाइडेड बाय R1 ये, और VI -V0 डिवाइडेड बाय RF ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे इसको, VI/R1 VI/RF -V0/RF। तो VI को एक तरफ करके उसको कॉमन ले लें और V0/RF को दूसरी तरफ ले जाएं। V0/VI इसको जब आप लेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 + RF/R1। तो अब ये देखें, नॉन इन्वर्टिंग में गेन जो है वो थोड़ा ज्यादा है, मामूली सा, और इन्वर्टिंग में जो है वो कम है। ये 1 भी इसमें ऐड हो गया हुआ है। और इसमें एक और जो चीज है वो ये है कि दिस प्रोड्यूसेस नो फेज शिफ्ट। 0 फेज शिफ्ट मींस कोई फेज शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ये सिमिलर फेज में होगा, बिल्कुल जैसे हमने सबसे पहला किया था कि उसका फेज और इसका फेज सिमिलर होगा। मतलब ये कि ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, और ये अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये इनपुट डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह से चल रहा होगा, लेकिन जो आउटपुट होगा वो एम्पलीफाई कर रहा होगा। ठीक है, जबकि इसमें ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है। एम्पलीफिकेशन हो रही है लेकिन इन्वर्टेड हो गया हुआ है, आउटपुट जो है वो इन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे तो आइडियल केस में हम जो हैं वो वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज करके हम अपने सॉल्यूशंस जो हैं उनको आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम अपने प्रॉब्लम्स को। वर्चुअल ग्राउंड आप वहां पर यूज करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये 2-3 वो हैं उसको कुछ एम्पलीफायर्स मैंने लिए हैं। ठीक है, और उनकी डायग्राम्स डाली हैं और उनके आउटपुट जो हैं वो ये आ रहा होता है। ये है आपके पास, ये इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, -RF ये फीडबैक, और इसको सॉल्व मैंने नहीं किया। अगर आप लोग कहें तो मैं आपको इसकी डिटेल्स दे देती हूँ, वरना बस मुझे इतना ही चाहिए है कि ये इसका समिंग, मतलब ये कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो इस फॉर्मेट में आपको ये भी करके दे सकता है, जितनी भी वोल्टेजेस होंगी इनपुट पे उनको सम करके भी दे सकता है। इट इज एडिंग बेसिकली V1 V2 एंड V3। जस्ट लुक एट दिस। ठीक है, एम्पलीफिकेशन भी हो रही है और साथ में एडिशन भी हो रही है। इसी तरह से दिस समिंग एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट that is used to combine the voltages present on op-amps inputs into a single output voltage. Output voltage आपको ये इन सबको ऐड करके आपको आउटपुट पे एम्पलीफाइड फॉर्म में ये वोल्टेज दे रहा है। और ठीक है, ये मैम ये लाजमी है कि हम इसको पैरेलल में ही सम करेंगे या सीरीज में भी कर सकते हैं? सीरीज में कैसे?
मतलब ये जो आपने इसका सम एक दिया है वोल्टेज इक्विवेलेंट, अगर आप किसको सम कर रहे हैं सीरीज में, इसका मतलब है ये कि आप रेजिस्टर्स को सीरीज में ले रहे हैं, तो वोल्टेज मैम तो एक ही। आप सीरीज में किस तरह से लेंगे? मैम लाइक आपने जो इसका डायग्राम बनाया, मतलब इसको जो कनेक्शन आपने की है ना, 3 जो वोल्टेज हमारे पास आएंगे, मतलब ये तो 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो अगर हम हाँ, इसको 3 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप जो सीरीज और पैरेलल की बात कर रही हैं तो वो जरा मुझे बताएं कि आप तो सीरीज मैम वो किसको है? इसको जो आपने कनेक्शन आपने की है, ये तो आपने पैरेलल में की है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये लाजमी है कि हम, मतलब अगर हम हमारे पास लेट सपोज ज्यादा वोल्टेज आए ना, अप टू 6 या 5 तक आ जाए, तो हम इसको मतलब ये हमेशा हम इसको पैरेलल में करेंगे या सीरीज में भी कर सकते हैं? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ। नहीं, तो सीरीज में यही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सीरीज का क्या मतलब है? आपका ये मतलब है कि ये V1 है अक्रॉस R1, फिर इसके बाद V2 है, फिर V3 है, हाँ यही ऐसे आप हो कह रही हैं? सकता है, हाँ इस तरह हो नहीं, सकता है या नहीं? तो वो तो फिर V1 ही रहेगा ना। सिर्फ V1 जो है वो R1 में डिफरेंट ड्रॉप हो रहा है, R2 में डिफरेंट ड्रॉप हो रहा है, R3 में डिफरेंट ड्रॉप हो रहा है, रहेगा तो वो V1 ही। हाँ सही। सीरीज में तो वोल्टेज ड्रॉप होती जाएगी ना। जी जी समझ आ गई। समझ आ गई? तो आप जब 4 5 लगाएंगी तो वो भी आप 4 यहां पर लगाएंगी, 5 लगाएंगी तो इसके नीचे लगाएंगी। ठीक है, ये एक है इंटीग्रेटर और एक है ये वाला डिफरेंशिएटर। इसकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गई हूं, अगर आप लोग चाहें तो फिर मुझे एक क्लास और अरेंज करना पड़ेगी कि मैं आपके साथ इन सब की डिटेल्स भी शेयर कर लूं, लेकिन आई जस्ट मेंशन्ड दीज एप्लीकेशंस। ये सिर्फ इनका सर्किट डायग्राम और इसकी आउटपुट मैम एक वोल्टेज क्लास मैंने लेना चाहिए। एक और लेनी चाहिए। नो मैम, बस यहाँ तक काफी है मैम। नहीं नहीं, मैं ये मैम जी एप्लीकेशंस के लिए एक लेना चाहिए। एप्लीकेशंस के लिए, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एप्लीकेशंस आप लोग आपस में डिसाइड कर दें, मुझे बता दें, मैं ले लूंगी। नो मैम ये जो वो सम मैम नहीं लेंगे। मैम इतना हो गया, ये एक क्लास भी ले लें। बता देना, बस हमने इसकी जो मैम है इसने तो नहीं ली है क्लास, ये راجل इसका पहला تفاقوس क्लास है। لمانية كلاس واغشتو सही। मैम अच्छा, मैं खैबर मैम ये एजेंसी में क्लासेस रहता हूँ, नहीं तो लेता वहाँ से मैम, ये मैं इसकी नहीं पहली आते, मैं क्लास मामू है। के घर आया हूँ। ये एक मिनट, मैं जरा सिर्फ ये वाला कर लूं, मैं जरा ये कंक्लूड कर लूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? इंटीग्रेटर का भी मैम मैं हम सर्किट अपने और व्हाट्सएप ग्रुप में ये वोल्टेज फैसला किया है, करेंगे। एक्सक्यूज मी, ये इंटीग्रेटर का भी फैसला मैंने, हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। मैम आप प्लीज जरा ये जी मैं 1 मिनट में आपका क्वेश्चन लेती हूँ, लेकिन जस्ट लेट मी कंक्लूड दिस लेक्चर, फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक जी है? मैम करें मैम। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, ये इसकी समर की, समिंग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर की और डिफरेंशिएटर की, इसकी मैं डिटेल्स में नहीं गई। मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इसके डायग्राम डाली है, उसकी एक थोड़ी सी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला, एंड दैट्स इट, ठीक है? और इंटीग्रेटर का भी मैंने इसी तरह से किया है और डिफरेंशिएटर का भी। सिर्फ इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर में ये है कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यूज हो रहे हैं, डिफरेंशिएटर में भी कैपेसिटर और रेजिस्टर यूज हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी जो प्लेसमेंट है वो एक्सचेंज हो गई है और ये उनका आउटपुट आ रहा है। मैंने इसकी डिटेल्स नहीं दी क्योंकि आई थिंक फॉर वन क्लास दिस इज इनफ, और दूसरे ये कि सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ थोड़ा बहुत ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनिशियल जो इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो डिस्कस करना चाह रही थी। अब इसके बाद अगर आप लोग चाहें कि हम ये समर को और इंटीग्रेटर को, डिफरेंशिएटर को डिटेल में स्टडी करें, सो यस वी कैन, लेकिन यहां तक जो है आपका जो कोर्स है दैट इज कंप्लीट नाउ। मैम इतना काफी है मैम, ऑलरेडी इतना ज्यादा सब्जेक्ट्स है, उनको भी